नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग उत्पाद अवर निरीक्षक जिसका परीक्षा 25/8/2019 को हुआ था, उसी का आज हम लोग हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक या किस मुगल बादशाह ने शाहू को मुक्त किया था? तो ऑप्शन है फर्रुख सिहर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, मुअज्जम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुअज्जम। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो शाहू जी महाराज शिवाजी के पौत्र यानी पोता तथा संभाजी का बेटा था, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में 1689 ईस्वी में शाहू जी को कैद कर लिया था। कौन? तो औरंगजेब ने, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब हुई तो उसके पश्चात औरंगजेब का बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और 1707 ईस्वी में मुअज्जम मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए शाहू महाराज को छोड़ दिया, ठीक है। तो उसी समय खेरा का युद्ध 1707 में शाहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखिएगा। और ये फर्रुख सिहर ऑप्शन नंबर ए जो है इसको घृणित कायर के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध जो रचना है यह हेरोडोटस के द्वारा, इसीलिए इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और इतिहास का पितामह या पिता जो भी कहे आपको, हेरोडोटस। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है प्लिनी, तो यह नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। और टॉलमी या भारत का भूगोल नामक पुस्तक 2वीं शताब्दी में लिखा था, यह भी बात आपको याद रखना है। और सर टॉमस रो या जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में आया था उसके, ठीक है। और सर टॉमस रो अंग्रेजी राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, यह भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खोला हुआ था? एम्स कहाँ खुला था या कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला एम्स जो खोला गया था वह नई दिल्ली में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? नई दिल्ली में खोला गया था। और भारत का प्रथम एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में, एम्स की स्थापना 1956 ईस्वी में, ठीक है, नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया था, ठीक है। और वर्तमान में भारत में लगभग एम्स की संख्या 22 यानी 22 है, ठीक है। और बिहार का जो पहला एम्स है वह पटना में है, जबकि दूसरा एम्स दरभंगा में बनने वाला है, ठीक है। वहां पर सब कुछ हो गया है, जमीन नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह किया था मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको इसमें निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो ठीक है, तो इसमें कालक्रम के अनुसार सही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले रामानुज के बाद नामदेव के बाद चैतन्य, चैतन्य के बाद तुलसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस कभी नहीं बने थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 18वें अधिवेशन के अध्यक्ष 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन जो 21वां अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और महात्मा गांधी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या 39वां अधिवेशन जो हुआ था 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन जो हुआ था उसी में यह अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यह 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था, ठीक है। और इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में लॉर्ड मिंटे भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे? राज्य सचिव। लॉर्ड मिंटे थे जो भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले जो थे वह राज्य सचिव थे, तथा लॉर्ड मिंटो जो था ना वह भारत का वायसराय था, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यह भी बात आपको याद रखना है।
और भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। और बजट पर विवेचना और प्रश्न करने का अधिकार मिला पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधिक कानून सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन जो हुआ था यानी उसको समाप्त किया गया था, यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो उस समय कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। तो मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि जो कब हुई थी, तो यह हुआ था 1615 ईस्वी में। कब हुआ था? 1615। मुगल और मेवाड़ के बीच में 1615 ईस्वी में संधि हुआ था, ठीक है। उस समय महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह और उस समय जहांगीर था 1615 ईस्वी में। तो दोनों के बीच में यह संधि कराया गया था। मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि 1615 ईस्वी में, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह और जहांगीर के बीच में यह संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो ताजमहल के लिए जो पत्थर लाया गया था वह आपका मकराना से लाया गया था। कहाँ? मकराना से ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था, ठीक है। और यह मकराना कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने पत्नी की याद में कराया था, ठीक है। और फारस यानी ईरान के विख्यात वास्तुकार उस्ताद ईसा लाहौरी और मोहम्मद एकेंदी के निगरानी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ताजमहल के निर्माण में मजदूर कहाँ से था। तो फारस और भारत का मजदूर इसमें लगा था, ठीक है। और ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1883 ईस्वी में शामिल किया गया। कब किया गया? 1883 ईस्वी में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना 1858 के बाद से ही वायसराय पद आ गया। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और तत्कालीन समय में वहां का वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी यानी बोमेश चंद बनर्जी 1885 में बने थे। मुस्लिम अध्यक्ष पूछ देगा प्रथम तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ देगा तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ देगा तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। कानपुर की बनी थी, कानपुर में अधिवेशन जो हुआ था। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अलीगढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन है मीर कासिम और मोहम्मद शाह से, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से। अलीगढ़ का संबंध, जिसका अलीगढ़ की संधि जो हुई थी 9 फरवरी 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए तो अलीगढ़ का संबंध इसी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करता था। ऋग्वेद के पाठक यानी पाठ कराने वाले को होत्री कहा जाता था। सामवेद के पाठक को उदात्री या उगदाता कहा जाता था। और यजुर्वेद के पाठक को अधवायु कहा जाता था, ठीक है। अधवायु कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था। तो यह सुलह ए कुल की नीति जो अपनाया था ना, यह अकबर के द्वारा अपनाया गया था। सुलह ए कुल की नीति का प्रवर्तक अकबर था। इस नीति का मूल उद्देश्य था ना कि सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इस सिद्धांत पर उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ और सूफी विचार का काफी प्रभाव पड़ा था। और तब जाकर 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया। और दीन इलाही सम्मत हो जाएगा 1 साल के बाद 1583 में चलाया गया।
और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक बैठक में इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, और जहांगीर को तो न्याय की जंजीर के नाम से जानते हैं, न्याय का जंजीर भी लगवाया था। अगला प्रश्न है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो यह जीता था मोरक्को को। ठीक है, मोरक्को, यह अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को। ठीक है, तो ये मोरक्को को इटली ने आक्रमण करके जीत लिया था। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। मुद्रा वहाँ का मोरक्कन दिरहम है। और आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है। ठीक है, 4 देश कौन कौन है? तो इटरिया है, जिबूती है, इथोपिया और सोमालिया है। ठीक है, तो 4 देश आपको याद रखना है, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है। चलिए अगला प्रश्न है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख आपको बताना है, तो यह हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख यह आपका हो जाएगा रुद्रदामन से। और गिरनार अभिलेख भी तो रुद्रदामन से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाथी गुम्बा अभिलेख, चलिए कुछ अभिलेख पढ़ लेते हैं। जैसे हाथी गुम्बा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से है। और देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? तो बंगाल शासक विजयसेन से। ये बात आपको याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो यह था 34 NI। ठीक है, यह 34 NI कहाँ था? तो यह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, BNI से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। ठीक है, और इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले करते उसको मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीतिया चतुर्थ जो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीतिया कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए कुछ जान लेते हैं कि कैसे कैसे संगतिया हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, स्थान था राजगिर में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, एक वर्ष आप इसमें से जोड़िएगा, तो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में दूसरा। ठीक है, और यह वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। कौन थे? साबाकामी, ये भी बात आपको याद रखना है। और तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC यानी 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में या पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। और चतुर्थ बौद्ध संगीतिया ईसा की पहली शताब्दी में या कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क शासनकाल था उस समय और अध्यक्ष थे वसुमित्र। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, CR दास, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास से संबंधित था। ठीक है, चित्तरंजन दास। और जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था उसी के बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना लिया गया था। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया तो जाके स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित आपको बताना है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 जिसमें प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में केंद्र में द्वैध शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 सांप्रदायिक प्रतिनिधि और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया गया था। यही सही है, बाद बाकी सभी गलत है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसमें विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया था और मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। द्विसदनीय जो द्वैध शासन था ये 1919 में हुआ था। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज तो तैयार किया था पिंगली वेंकैया। किसने, पिंगली वेंकैया ने। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था, तो हंसा मेहता ने किया था। किसने, हंसा मेहता ने किया था, हंसा मेहता। ये भी बात आपको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय ध्वज में नीला चक्र जिसमें 24 तिलिया है। अगला प्रश्न है कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कौन सा देश जीता था। तो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यह फ्रांस देश जीता था। और अब की बार जो 2022 में जो हुआ फीफा वर्ल्ड कप जो 23 में हुआ है यह आपका अब की बार अर्जेंटीना जीता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा। तो अगला एशियाई खेल जो 2022 में आगामी एशियाई खेल जो हुआ था उस समय का क्वेश्चन है। तो 2022 में जो एशियाई खेल हुआ था वह चीन के होजियांग शहर में हुआ था, हांगझोउ शहर में हुआ था, ठीक है। और 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। और एशियाई खेल की शुरुआत 1951 ईस्वी में से नई दिल्ली से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 1942 डेट एक ही रहेगा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी। तो अभिक्रिया का नाम बताना है। तो परमाणु बम, देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। तो परमाणु बम गिराया गया था तो इसका राइट आंसर विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर गंगा नदी बन जाती है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी हो जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो यह देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वह रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और पिंडार का जो संगम होता है ना वह कर्णप्रयाग में होता है। कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है वह विष्णु प्रयाग में होता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो संगम हो जाएगा वह नंद प्रयाग में हो जाएगा। सब याद रखिएगा। और जो आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। और 3 दिन ड्यूटी पीरियड में रहने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो चुका है, तो आज आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आज अपलोड होगा, आप लोग देखिए इसको। अगला प्रश्न है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है। तो जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश के नाम बताना है। तो जगोटा त्रिकोण से 3 देश संबंधित है, क्योंकि त्रिकोण है तो 3 देश होगा। कौन कौन, तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। तो जगोटा त्रिकोण से दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान देश को जानते हैं, ठीक है। चलिए आप कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बरमुंडा त्रिभुज में अटलांटिक महासागर, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। और बरमुंडा त्रिभुज अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमुडा को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग से सुमेलित है, यानी यहाँ पर इस्पात उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर है ए, तमिलनाडु का सलेम, तो यह इस्पात उद्योग है। दुर्गापुर उड़ीसा, भिलाई पश्चिम बंगाल और राउरकेला छत्तीसगढ़। तो ये सभी आपका गलत सब मतलब है, जगह गलत गलत दिया हुआ है, लेकिन तमिलनाडु और सलेम वहीं पर है। तो ये आपका सही इस्पात उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दुर्गापुर जो है आपका या पश्चिम बंगाल में जो 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। भिलाई जो है या छत्तीसगढ़ में 1955 में इसमें हुआ था, ठीक है। और राउरकेला या उड़ीसा में है या 1959 में इसका निर्माण हुआ था। तीनों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और बोकारो जो झारखंड में है 1964 में या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित आपको करना है। काजीरंगा कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ है, नंदन कहाँ है, मेलघाट कहाँ है, ठीक है। तो यही आपको बता देते हैं। काजीरंगा जो है असम में है, बांधवगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में है, नंदन कानन जो है उड़ीसा में है, और मेलघाट जो है यह आपका
महाराष्ट्र में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, नंदनकानन आपका उड़ीसा में है, और मेलघाट जो है आपका, सॉरी मेलघाट आपका महाराष्ट्र में, या बांधवगढ़ यहाँ मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। तो दूध सागर जलप्रपात आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच में स्थित है, और इसके बीच में ही भगवान महावीर और झोलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह पूछता है आपसे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गोवा में है, और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। बहुत अच्छा नाम है, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र या अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जो पार्क है वो नामदफा है, मोलिंग है, और पक्के टाइगर रिजर्व, यह सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो सर्वाधिक गर्म जो आपको बताना है, तो सबसे आपका जो गर्म हो जाएगा यह आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, तो क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, तो अतः सर्वाधिक तापमान कहाँ होगा, तो क्षोभ मंडल में ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। और यही क्षोभ मंडल में आपका, क्षोभ मंडल को सम्मोहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पर वर्षा बादल आंधी की घटना यहीं पर होती है, और जो जेट पवन होता है या क्षोभ मंडल में ही चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित नहीं गलत बताना है। तो नथुला जो है सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला जम्मू कश्मीर में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला जो है आपका, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, यही आपका सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सही दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो रंगीत नदी है यह आपका सिक्किम राज्य में बहती है। रंगीत नदी, तीस्ता नदी, रंगीत नदी और तीस्ता नदी सिक्किम की दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियां हैं, और रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है, और यह कहाँ पर है, तो असम में है। तो सिक्किम की जो दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियां कौन है, तो रंगीत और तीस्ता। कौन है, रंगीत और तीस्ता। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य कौन कौन है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब राज्यों से होकर गुजरती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निषेधक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। तो न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है नीति निषेधक तत्व को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, डबल स्टार वाला प्रश्न है। तो यह अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाकर लागू करे। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड या स्पेन के संविधान से लिया है। और भारत में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, और इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अतः इसलिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अनुच्छेद 44 में समस्त नागरिक के लिए समान सिविल संहिता लागू करेगा, और सबसे पहले गोवा में यह लागू है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत यानी हटा सकता है पद से। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार जो है आपका, यह जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है, वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया इनके लिए भी है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, आपको जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त को है।
और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं, और यह एक संवैधानिक प्रकरण है। और अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, राष्ट्रपति का क्रम है। और राष्ट्रपति की चर्चा जो किया गया है वह भाग 5 में किया गया है। किसमें? भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है, और 52 से लेकर 52 से 61 तक तो राष्ट्रपति की ही चर्चा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में अभी तक आपातकाल लागू जो हो चुका है वह 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, और आपातकाल 352 के अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है, आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और यह भारत में लगभग 3 बार लग चुका है। ठीक है, और यह 3 बार कब कब लगा है, तो यह लगा है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, उसके बाद 1971 को और 1975 को। और आपातकाल की जो घोषणा है या भाग आपसे पूछे तो भाग 18 में इसकी चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का बात कहीं नहीं कहा गया, जबकि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और यह 3 स्तरीय ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर काम करता है। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था या समिति दिया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो यह किया गया था केलकर समिति के सिफारिश पर। केलकर समिति ने सिफारिश किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263 के तहत हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसका जो मतलब उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना। तो यही केलकर समिति ने इसका सिफारिश किया और जाकर 1990 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और जो समिति है जैसे संथानम समिति यह 1962 में हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष इसको बनाया गया था। नियोगी समिति इसको बनाया गया था आर्थिक नियोजन से संबंधित के लिए 1946 में। राजमनार जो हुआ था केंद्र राज्य के बीच सुधार के लिए 1970 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन में 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं या कर सकते हैं संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। संसदीय प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद आर्टिकल 61 में निहित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो यह हो जाएगा इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का जो नाम है वह बरगद है। क्या है? बरगद। ठीक है, बनियान ट्री जिसको कहते हैं। और भारत सरकार ने 1950 में बरगद के वृक्ष की उपयोगिता और विशालता को और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए इसको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज आपका भारत का तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है और राष्ट्रीय नदी है जो गंगा है। ठीक है, और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंडालेंसिस होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना, यह आपका गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम गंगेस्टिका प्लेटिना है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई व्यक्ति का नाम है मेधा पाटेकर। कौन है? मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। एक क्वेश्चन छूट गया कि चिली की राजधानी सैंटियागो है का चुकमाता खान जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिली एक देश है, चिली का चुकमाता जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और चिली का चुकमाता खान विश्व के सबसे बड़ा ओपन पिट तांबा का खदान है, तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है कि ENSO का फुल फॉर्म बताना है। तो यह है अल नीनो साउथ ओसिलेशन। ठीक है, अल नीनो साउथ ओसिलेशन। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या जो है यह उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो 2011 का हो या 2000 अभी तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। और भारत की जो क्षेत्रफल है ना पूरी दुनिया का 2.4% है, 2.4% ही है। ठीक है, और जबकि आबादी जो है वो 17.5% अभी वर्तमान में 1 नंबर स्थान पर आ गया है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ कुल भारत की जनसंख्या का 16% लोग यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, लगभग 25 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। और दूसरा स्थान पर जनसंख्या में है महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार है, चौथा में पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उचित मिलान आपको करना है। जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध या उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, तुंगभद्रा जो है आपका या कर्नाटक में, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है, मतलब आमने सामने जो भी है सब सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपको सही मिलान नहीं है तो उसी को चुनना है। दलदली जो मिट्टी है कच्छ की रण, नमकीन मिट्टी मरुभूमि, पिट मिट्टी उत्तर प्रदेश, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिट मिट्टी उत्तर प्रदेश, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, जबकि पिट मिट्टी केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु में पिट मिट्टी उधर पाई जाती है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार ये सब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, गंगा के किनारे जो भी मिट्टियाँ है। अगला प्रश्न है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण हो जाता है? तो हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किस कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, क्योंकि इसमें कोबाल्ट और ऑक्सीजन परमाणु शामिल होते हैं और निर्माण के समय पिघले हुए कांच में अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, लवण और अन्य यौगिकों को डालने से कांच का में रंग आ जाता है। ठीक है, और सोडियम क्रोमेट डाल देंगे तो कांच का रंग हरा हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड डाल देंगे तो भूरा रंग हो जाएगा। गोल्ड ऑक्साइड डाल देंगे तो रूबी लाल हो जाएगा। कैडमियम सल्फेट डाल देंगे तो पीला हो जाएगा। क्यूप्रिक लवण से डालेंगे तो पिकॉक नीला हो जाएगा, जबकि क्यूप्रस ऑक्साइड से डालेंगे तो चटक लाल जो सिंदूर जैसा रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? यानी अमीबा जो भोजन करता है उसका नाम बताना है। तो यह करता है कुटपाद से। ठीक है, स्यूडोपोडिया यानी कुटपाद से अमीबा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, और अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम प्रदूषण होता है? तो सबसे कम प्रदूषण आपको बताना है। तो यह हो जाएगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के धुएं से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और इससे इंजन की आवाज़ भी हल्की होती है, कम होती है, और यह बहुत ही सस्ती होती है। इसका माइलेज पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया गया था वह हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था 1678 ईस्वी में। कब? 1678 में हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार समस्त संसार में एक अत्यंत हल्का और रहस्यमय पदार्थ भरा हुआ है और तारों के बीच के विशाल शून्य आकाश में भी ठोस द्रव और गैस के अंदर परमाणुओं के अभ्यंतर भी है। ठीक है, और न्यूटन के 3 गति नियम जानते हैं, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत,
और आर्किमिडीज उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन परजीवी पादप है। परजीवी पादप का नाम आपको बताना है। तो परजीवी पादप का नाम इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कस्कुटा जो होता है ना, यह परजीवी पादप है। और परजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे पादप जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को परजीवी कहते हैं। तो परजीवी पादप का नाम इसमें हो जाएगा कस्कुटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अमलगम क्या है। तो अमलगम आपको बताना है। ठीक है, अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमलगम, क्योंकि अमलगम जो पारा तथा अन्य किसी धातु से मिलकर बना मिश्र धातु अमलगम कहलाता है, और लोहा के साथ पारा मिश्र धातु नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए किस में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में खोज किया गया, और केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राइबोसोम की खोज जी पैलाडे के द्वारा 1955 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको क्या करना है, वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो संबंध होता है k = p²/2m होता है, ये आप याद जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, m तो आपको कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कर लीजिए, संवेग को दुगुना कर रहा है तो p² यानी 4 4 p हो जाएगा। इधर से फिर p करेंगे। ठीक है, तो ये 4 और कितने प्रतिशत होगा, तो 4 गुना मतलब 2 से 400 हो गया, और बढ़ा कितना, तो 300 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि दांत के निर्माण में निम्न से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। तो दांत के निर्माण में जो सर्वाधिक भूमिका होती है वह आपका कैल्शियम की होती है। किसकी, कैल्शियम की होती है। ठीक है, और मनुष्य के दांतों में कुल संख्या कितने होती है, मनुष्य के मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन टैक पोलोरामाइज एंजाइम का स्रावन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई है वह टैक पोलोरामाइज एंजाइम का स्रावन करती है। ठीक है, और पास्चुला पेस्टिस से आपको प्लेग रोग हो जाएगा, लिस्मेनिया डोडामानी से कालाजार रोग हो जाएगा, और बिब्रिया क्लोरी से आपको हैजा रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, जबकि क्रिकेट से है आपका रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। और फुटबॉल से है डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका नायडू ट्रॉफी। ठीक है, चलिए और हॉकी से डाल लेते हैं कि बेटन कप, आगा खा कप, नेहरू कप। एक गोल्फ ही है तो गोल्फ से वाकर कप, राइडर कप और डनहिल कप, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या होता है। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल होता है कि युवा में अशांति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण बताना है आपको। तो वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा पेन और स्याही। पेन और स्याही। अगला प्रश्न है कि जब समाज सभी नियमों को और मापदंडों के साथ पालन करता है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर यहीं इसको किलोमीटर में बदलें तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आई केम, आई सॉ, आई कंसिडर, आई कॉन्क्रीड। तो इसमें किसने कहा था। तो आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्रीड, तो यह कहा था
जूलियस सीजर के द्वारा। जूलियस सीजर के द्वारा यह कथन कहा गया था कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्रेड। यह कथन जूलियस सीजर का है। इसका अर्थ होता है कि समवन टोटली सक्सीड एट समथिंग। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह विशेषिक अधिकार वाला वीटो का प्रयोग करता है, ठीक है, क्योंकि संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय न दे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग माना जाता है, क्योंकि वह अपना वो जो बिल होता है वह पॉकेट में रख लेता है और यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति के अंदर आता है। अगला प्रश्न है कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है, दलदली वाले स्थानों से निकलती है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और जंगल पशुओं के जुगाली से मीथेन गैस निकलता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि गाय भैंस होता है जो पोगड़ी खाता है, उसमें से भी CH4 यानी मीथेन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का जो नाम है, अभी वर्तमान में जर्मनी ने भी यूरो को अपना लिया है और वर्तमान में 20 ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और यहाँ से 25 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए और वहाँ पर इसका हम डाल देंगे, आपको PDF डाल दिए हैं, आप लोग इसको बनाइए और जो आपको दिक्कत हो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।